वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का ज्योग्राफी से फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए और उनको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है, क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। राइट, चलिए शुरू करते हैं। जैसे रिसोर्सेज माने होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन माने आपने पहले की भी क्लासेस में पढ़ा होगा। संसाधन वो सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर रही हैं, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। मतलब वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो सब संसाधन कहलाती हैं। बट नाउ यू आर इन 10th क्लास, तो आपको जो है 10th क्लास के अकॉर्डिंगली एक अच्छी डेफिनेशन में इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए अब हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। मतलब वो सभी वस्तुएं, वो सभी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, यानी कि उनको पूरा कर रही हैं, साथ ही जिनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से वो संभाव्य हैं। मतलब कि वो अर्थव्यवस्था को भी क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। ठीक है, और साथ ही सांस्कृतिक रूप से क्या हो, वो मान्य हो, एक्सेप्टेबल हो, तो वो सभी चीज़ें रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर यानी कि पानी, वो क्या कर रहा है, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा पेड़ पौधे वो हमें क्या देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा हमें फ्रूट्स मिलता है उससे। इसके अलावा फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है उससे, वेजिटेबल्स मिलती हैं, मेडिसिन उससे बनाई जाती हैं। तो वो सब क्या है, वो सब रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। चाहे तो आप अभी फ़ोन के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो भी तो रिसोर्सेज हैं। ये सभी क्या है, ये सब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, नीड्स को फुलफिल करें, सब रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो है रिसोर्सेज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। हम पहला वाला तरीका देखते हैं, पहले किस तरीके से दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज के कितने प्रकार बताएं यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे हमने तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अलग पढ़ा था और ह्यूमन रिसोर्स अलग पढ़ा था, है ना, पहले की क्लासेस में। लेकिन आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इसी एक ह्यूमन में ये इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो सभी संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं, जिनको बनाने के लिए किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप बन जाते हैं, वो अपने आप उपलब्ध हैं। तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो भी दो टाइप्स के हैं बच्चों, फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, नवीकरणीय। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल को अनवीकरणीय। चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, रिन्यूएबल माने नवीकरणीय, मतलब ऐसे संसाधन, ऐसे स्रोत। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। ऐसे संसाधन या ऐसी वस्तुएं जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है वो रिन्यूएबल कहलाती हैं। वाइल जो ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार बनने के बाद वो दोबारा नहीं बन सकते या उन्हें बनने में कई लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, तो वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम इसमें भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए रिन्यूएबल जो है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको भी दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज कंटिन्यूस एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल। ठीक है, कंटिन्यूस माने सतत, यानी लगातार जो संसाधन है वो लगातार चल रहे हैं, बनते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि विंड, हवा, वाटर यानी कि पानी। अब बायोलॉजिकल यानी जैव, इसके भी बच्चों दो टाइप्स हैं। पहला है नेचुरल वेजिटेशन एंड दूसरा है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन माने प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि जंगल, पेड़ पौधे। वाइल्ड लाइफ में जानवर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय संसाधन की। इसके भी दो टाइप्स हैं बच्चों। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कि एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकते, उनके भी दो प्रकार हैं। पहला है रिसाइकलेबल, दूसरा है नॉन रिसाइकलेबल। बच्चों रिसाइकल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, उसको दोबारा से मॉडिफाई करके यूज़ कर लेना। ठीक है, तो वो रिसाइकलेबल में आ जाएंगे। ठीक, इसको या हिंदी में बोल सकते हैं पुनर्चक्रित, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो रिसाइकलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल यानी कि धातु, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोना, वो क्या है, वो भी मेटल है। उसको हम एक बार यूज़ करने के बाद उसको पिघला के कुछ और बना सकते हैं ना। अब है नॉन रिसाइकलेबल मतलब ऐसे संसाधन जो कि
दोबारा से उनको पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनका दोबारा से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, वो नॉन रिसाइक्लेबल कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, क्या उसको फिर दोबारा से हम मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज में देखिए, अब इसमें भी 2 टाइप दिखाया गया है ना, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकेंड इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है, जो भी मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, घर, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है, ये सब कुछ ह्यूमन ने बनाया है, तो ये भी तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, भाई मनुष्य में भी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं, तो वो उनके उनके हिसाब से अपने गुणों से दूसरे लोगों की क्या कर रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे कि टीचर, वो क्या कर रहा है, वो अपनी क्वालिटी से दूसरे लोगों को पढ़ा रहा है, यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरे इसमें बताया गया है दूसरे तरीके से कैसे रिसोर्सेज को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया वो देख लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब अधिकार के आधार पर। और जो लास्ट है यानी कि चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। ये सभी बहुत इजी हैं, अब एक बार समझ लेंगे इन सबको तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में और अपने एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार बस ये समझने के ऊपर है, ठीक है, आप इसको रटिएगा नहीं, आप अगर समझ गए इजीली हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा चाहे तो उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये मतलब कैसे ये आए। तो पहला तो हो गया बायोटिक एंड सेकेंड इज एबायोटिक। बायोटिक को हम कह सकते हैं कि जैसे कि सजीव, लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ना वो सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फूल, ये सब चीज़ें, फौना मतलब एनिमल्स, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब जैव संसाधन यानी कि बायोटिक संसाधन है, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज है। इसी का ही सेकंड वाला पार्ट देखिए, एबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब इसमें आप देख लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स, ना तो वो नॉन लिविंग कौन सी होती हैं, निर्जीव, ना तो वो सांस ले सकती हैं, ना उनमें वृद्धि होती है खुद से, तो वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स रॉक्स एंड मेटल, यानी कि चट्टानें, इसके अलावा धातुएँ, ये इसका उदाहरण हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड वाला, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों समाप्यता के आधार पर। आप लिख लीजिएगा समाप्यता मतलब कि किस तरीके से खत्म होने के बाद क्या ये दोबारा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उसके आधार पे। तो इसमें देखिए पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया था ना, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, ठीक है, जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा होती है वो, पानी, जंगल, पेड़ पौधे लगा के हम दोबारा से जंगल बना सकते हैं ना, तो ये वाइल्ड लाइफ हो गई, इसके यानी कि जानवर, जीव जंतु, ये सब हो गए। तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, इनको दोबारा से बनाया जा सकता है। अब इसके अलावा इसी का ही दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब अनवीकरणीय संसाधन। अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, ऐसे संसाधन जो एक बार बन गए तो या तो वो कई लाखों करोड़ों साल में दोबारा बनेंगे या तो वो दोबारा नहीं बन सकते। तो अब हम लाखों करोड़ों साल का इंतज़ार नहीं करेंगे ना, तो ये सब वो संसाधन होंगे जो एक बार बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं या उनको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम मतलब लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। रिन्यूएबल संसाधन के कौन से उदाहरण हैं भाई, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, क्या ये दोबारा बन सकते हैं, नहीं बन सकते, या बनेंगे तो इन्हें लाखों करोड़ों साल लगेंगे, ठीक है, तो ये अनवीकरणीय में आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का आप जरा ध्यान से यूज़ कीजिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमको ये सब चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड वाला कंप्लीट। अब हम थर्ड टाइप देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि अधिकार के, या फिर ओनरशिप माने कि अपने एक तरीके से मालिकाना हक के आधार पर कह सकते हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा बच्चों इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि जिसको हिंदी में बोलेंगे निजी संसाधन। ऐसे संसाधन, इन पे किसका अधिकार होता है, किसी एक निजी व्यक्ति का या फिर एक निजी संस्था का, इनका एक अधिकार होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये तो बात हो गई यहाँ तक। इसमें ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो निजी संसाधन कहलाएंगे, जैसे कि कोई किसी का प्लॉट, किसी का मकान, ठीक है, कोई किसी के पास अपने खुद के तालाब होता है, तो ये सब क्या है, ये सब निजी संसाधन है, ठीक है। अब अगला इसी में देखिए कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, यानी कि
समुदाय का अधिकार जिन संसाधनों पर है। समुदाय, कम्युनिटी माने समुदाय या समूह, मतलब कि कोई ऐसा संसाधन है जिस पर केवल एक ही पर्सनल का ही कोई अधिकार नहीं है, उस पर एक पूरे समूह का अधिकार है, वो और लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे गांव में घास के मैदान होते हैं ना जानवरों के लिए, तो एक ही के जानवर तो वहाँ पे जाके घास खाएंगे नहीं, औरों के भी जा सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है शमशान घाट का। ठीक, इसके अलावा शहरों में कौन कौन से संसाधन होते हैं भाई? पब्लिक पार्क्स होते हैं, पार्क्स होते हैं ना, उसमें एक ही जना तो जाता नहीं है, कई सारे लोग जा सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं होती है। हाँ, बस थोड़े से एक रूल्स को फॉलो करना होता है। और दूसरा है पिकनिक स्पॉट्स, यानी कि पिकनिक के लिए सिर्फ कोई एक के लिए नहीं होता कि एक ही जना जा सकता है या एक इंसान का उस पर अधिकार है, कई सारे लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इसी में एक है बच्चों तीसरा, नेशनल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे संसाधन जिन पर राष्ट्र का अधिकार हो, वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब देखिए, एक जो राष्ट्र है, एक जो देश है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, उसकी जो सीमा है, बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब तो नेशनल रिसोर्सेज हुए ना, राष्ट्र के ही संसाधन हुए। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? कैनल्स, रेलवे, ये क्या है? ये राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, यानी कि जिन पर राष्ट्र का अधिकार है। अब बच्चों इसी में है एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इधर देखिए राइट में, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसे इन संसाधनों को चलाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है। ठीक है, उनके द्वारा चलाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा नहीं चलाया जाता है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, जैसे कि ये है, यहाँ पे महासागर है, ठीक है, ये वाटर है, पानी है, और ये क्या है? ये है तटीय क्षेत्र, यानी कि तटीय इलाका। ठीक है, ये तटीय इलाका है, और ये कोई कंट्री है। ठीक, अब ये जो कंट्री है ना, ये जो कंट्री है, इसका 200 मील तक तो अधिकार रहेगा। ठीक है, पानी में 200 मील तक तो अधिकार रहेगा, लेकिन 200 मील के बाद वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ठीक है, वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तो ये बात हो गई यहाँ तक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, अब इसी में ये लास्ट जो चौथा बचता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर। इसमें पहला आपका आ जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज को हिंदी में हम बोल सकते हैं संभाव्य संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो किसी एक रीजन में, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनका अभी ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे राजस्थान और गुजरात, जो हमारे इंडिया है, इंडिया के ईस्टर्न एरिया है ना, वहाँ के राज्य हैं ये राजस्थान और गुजरात। तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल यानी कि संभावित संसाधन के बारे में पता चला है। वहाँ पे हैं ये संसाधन कौन कौन से, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी, वही सौर ऊर्जा, उनके बारे में पता है, लेकिन वो अभी सही से डेवलप यानी कि विकसित नहीं हो पाए। तो ऐसे संसाधन जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसके अलावा उनका भी सही ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक, अब इसके अलावा देखिए अगला इसी में डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनकी गुणवत्ता और जिनकी मात्रा, मतलब क्वालिटीज़ और क्वांटिटी भी निर्धारित की जा चुकी हैं। ठीक है, वो विकसित संसाधन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए भारत में कोयला। ठीक है, ये तो हो गए डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब अगला आ जाता है बच्चों इसमें स्टॉक्स मतलब भंडार। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? मतलब ऐसे संसाधन हैं ये जो कि मनुष्य यानी कि ह्यूमन की नीड्स को तो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, वो ह्यूमन की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक के अभाव में उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है ढंग से। ठीक है, वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? वो इस भंडार के अंतर्गत आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पानी किससे बनता है भाई? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन दोनों को मिला के। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऊर्जा की बहुत अच्छी स्रोत है, लेकिन क्या उससे अलग से उसका विकास हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। अब ये है अगला रिजर्व्स को हिंदी में बोल सकते हैं संचित कोष। तो ये जो है ना, ये भंडार का ही पार्ट है, स्टॉक्स का ही पार्ट है। हमने भंडार में पढ़ा था ना, ऐसे संसाधन जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तकनीक के अभाव में वो यूज़ में नहीं लाए जा रहे हैं। तो ये जो रिजर्व्स है ना, संचित कोष, ये उसी के ही पार्ट है। ठीक है, ये कौन से संसाधन है बच्चों? जिन्हें तकनीकी ज्ञान से यूज़ में लाया जा सकता है और भविष्य में और अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, और तकनीकी ज्ञान से इनका इनफैक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान से इनका यूज़ हो रहा है। जैसे कि इसके उदाहरण में हम क्या क्या ले सकते हैं? पानी, और इसके अलावा वन, पेड़ पौधे, ये क्या है? अभी तो यूज़ हो रहे हैं, ये आगे भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि पानी से क्या बन रही है? पानी से बिजली बनाई जाती है ना, और बस ये अभी यहीं तक सीमित है। कहीं कहीं पे ही ऐसा हो रहा है हमारी कंट्री में कि कहीं कहीं पे पानी से बिजली बनाने का काम हो रहा है, लेकिन और अच्छे से इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिजर्व्स में आ जाएंगे। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज।
तो बच्चों अभी तक हमने ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उनके सारे प्रकार यानी टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम आगे इसमें और चीज़ें देखते हैं। तो इसमें अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का विकास। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं बच्चों, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो उनका यूज़ कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है ना। वो क्यों यूज़ कर रहा है? अपनी जो हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो नेचर का गिफ्ट है, यानी कि प्रकृति का एक उपहार है, प्रकृति की देन है। तो हमको इन संसाधनों का, अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, है ना। ये थोड़े ना कि हम अपने यूज़ के लिए बस पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आगे जाके हम ही को दिक्कतें होंगी, है ना। तो जो संसाधन है उनको हमें इस तरीके से यूज़ करना है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका यूज़ करो लेकिन उनके लिए भी कुछ करो, ठीक है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अब आजकल देख रहे हो आपकी लालच में जो इंसान है वो क्या कर रहा है? संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इसके वजह से जो टेम्परेचर है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा ओजोन जो लेयर है, यानी कि जो ओजोन परत है उसमें छेद भी हो रहा है ना। तो अगर ओजोन परत में छेद हो रहा है, उससे आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, वो क्या करती है? ओजोन परत उनको वहीं पर रोक देती है। लेकिन अगर उसी में छेद हो गया तो वो सारी किरणें क्या होंगी? वो सारी रेजेज हमारी पृथ्वी पे आएंगी ना, और वो सब क्या करेंगी? वो हम ही को नुकसान पहुंचाएंगी। इससे कैंसर जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, इन सब चीज़ों का सल्यूशन करने के लिए हम ही को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर हम संसाधनों का यूज़ नहीं करेंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे अपनी कंट्री को, या हम खुद को हम अपना विकास कैसे करेंगे। विकास करना एक अलग बात है, ठीक है, हमें अपना भी विकास करना है, और साथ में हमको ये बात नहीं भूलनी है कि हमको प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है। अगर हम कोई कहीं पे पेड़ काट रहे हैं, अगर हमें सड़कें बनवानी है या फिर सड़क बन रही है कहीं पे, तो पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं, तो उस जगह के अलावा हमें कहीं और पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, है ना, ताकि वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर हमें संसाधनों का खुद से विकास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो कि क्या है? अनवीकरणीय है, यानी कि जो दोबारा नहीं बन सकते। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बन तो सकते हैं बट लेकिन वो टाइम तो लेंगे ना बनने के लिए, तो हमको उनका सही ढंग से प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने सतत पोषणीय विकास, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी मीनिंग ये होती है बच्चों कि सतत पोषणीय विकास एक आर्थिक विकास है, जिसमें हमें जो पर्यावरण है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना है। मतलब हमें विकास तो करना है, हमें विकास करना है, लेकिन हम पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हमें आगे विकास करना है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं, देखिए ये देखिए राइट में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है। अब ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्राज़ील एक कंट्री है, सो वहाँ पे एक शहर है ये। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, जो कब हुआ था? ये जून 1992, यानी कि जून 1992 में सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के जो अध्यक्ष हैं ना, वो आए थे इस सम्मेलन में, ठीक है। और इस सम्मेलन में क्या क्या बात हुई थी? इस सम्मेलन में बच्चों, इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए बात हुई थी, ठीक है। पर्यावरण का किस तरीके से हमें संरक्षण करना है और हमें अपनी पृथ्वी को कैसे बचाना है। सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं उनको हल करना है, मतलब कि समाज का भी विकास हो, आर्थिक रूप से भी विकास हो और पर्यावरण को भी ना नुकसान पहुँचे। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे सम्मेलन किया गया था, और ये बहुत ज़रूरी भी है ना। हम सिर्फ यूज़ ही करते रहें चीज़ों का और उसको इसके अलावा उस चीज़ों को बनाए ना, उन चीज़ों को सही ना करें, बैलेंस ना बनाएं, तो प्रॉब्लम हमारे लिए ही क्रिएट होगी। तो इसमें क्या किया गया था? ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने के लिए हुआ था। नेताओं ने क्या किया था? जो यहाँ पे जितने भी नेता थे, उन्होंने भूमंडलीय, यानी कि भूमंडल, पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, इन सब के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किया था, ठीक है। और इसके बाद ये भाई 21st सेंचुरी है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में एजेंडा 21 पर सहमति के लिए भी क्या किया था? उसके लिए भी इन लोगों ने सहमति जताई थी, ठीक। तो बच्चों चलिए फटाफट से ये एजेंडा 21 को भी देख लेते हैं।
जो ये एजेंडा 21 है ये कब हुई? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब संयुक्त राष्ट्र परिवार और विकास सम्मेलन में क्या हुआ था? कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आए थे, ठीक है, और उनकी सहमति में ये चीज़ की गई थी। और ये जो एजेंडा है कई सारे राष्ट्रों की सहमति में किया गया था और इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इसमें भी सहमति हुई थी कि जो एक दूसरे का सारे ही जो कंट्रीज़ हैं, जितनी कंट्रीज़ ने यहाँ पे भाग लिया था, तो वो सभी कंट्री एक दूसरे का सहयोग करेंगी, विश्व सहयोग करेंगी और इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उसको दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे और रोगों से लड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एजेंडा 21 में। तो बच्चों आपको एजेंडा 21 तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता दीजिएगा या तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसके जो भी चीज़ें इसमें बचती हैं वो मैं इसी के दूसरे पार्ट में बनाऊंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देखिएगा।